नमस्कार। देश के सबसे अमीर राज्य झारखंड में सबसे ज़्यादा गरीबी है, सबसे ज़्यादा कुपोषण है और सबसे ज़्यादा पलायन है। कुपोषण दूर करने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। दूसरी जो नेशनल इंटरनेशनल संस्थाएं हैं वो भी उनकी मदद कर रही हैं। कुपोषण के दर में कमी आ रही है, लेकिन यह 1.5-2 साल जो कोरोना का गुजरा उसने भी फिर से नए सिरे से नंबर्स बढ़ाए हैं। लेकिन हम लोगों के पास जो आंकड़े हैं, जिन आंकड़ों पर स्वास्थ्य का बजट बनता है, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई का बजट बनता है, वो आंकड़े NFHS 4 जो लेटेस्ट माने जाते हैं वो 4 साल पुराने हैं। तो उन्हीं आंकड़ों की बात मैं करूँगा। हो सकता है कि जो एक्सपर्ट्स आए हैं वो एक्सपर्ट्स अपने पास नए कुछ आंकड़े लेकर के आए हैं, लेकिन मेरी जानकारी में SFHS भी नहीं है, मतलब कि स्टेट हेल्थ सर्वे की भी कोई रिपोर्ट नहीं है जिसके बारे में, उसके आंकड़े के बारे में चर्चा कर सकूं। हो सकता है यूनिसेफ के प्रतिनिधि लेकर के आए हों। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बताते हैं कि लगभग 45.3% स्टंटेड लोग हैं, यहाँ पे बच्चे हैं। वही वेस्टेड बच्चे 29% हैं, अति कुपोषित 11.4% हैं, और जिनका कम वेट है, अंडर वेट जो है वो 47% से ज़्यादा, लगभग 48% हैं। 6 से 9 माह के 69-70% हैं, एनेमिक हैं। वही हाल महिलाओं में BM का है 31.5%, महिलाओं का BM जो है कम है, ये है। मेन का, पुरुषों का 23.8%, और 15 से 49 साल के 65.3% लोग एनेमिक हैं। गर्भवती 62.6% एनेमिक हैं, महिलाएं 65.2% एनेमिक हैं। अब दिक्कत यह है कि एनेमिक और कुपोषित माता पिता से ही नए बच्चों का सृजन हो रहा है। दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ जो पीने का पानी है, वह पीने का पानी उस ढंग से साफ नहीं मिल रहा है जिसमें भरपूर मिनरल हो और लोगों का स्वास्थ्य ठीक करे। वो बीमार ही करता है, इसलिए कि पानी के जो स्रोत हैं वो स्रोत किसी न किसी कारण से, क्या बोल रहा है, किसी न किसी कारण से गंदे हो गए हैं। हमारे पास दिक्कत ये है कि सरकार ने बहुत कोशिश की शौचालय बनवाने की, लेकिन शौचालय का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। वह भी कारण है, मक्खियाँ आती हैं, उठा कर ले लाती हैं गंदगी। हाथ साफ से धोना है, साफ रहना है, यह भी जो रोज़मर्रा में आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। इसकी वजह से कुपोषण की संख्या स्त्री पुरुष बच्चे सब में है। शादियां तो होनी है, एक उम्र हो जाने के बाद पारिवारिक जिम्मेदारी है, शादियां होंगी, कुपोषित माँ बाप से कुपोषित बच्चे जन्म लेंगे, और उनकी व्यवस्था, तो उसमें कई सारे कारण जो एक्सपर्ट्स बताते हैं। स्तनपान कराना, स्तनपान कराने से बातें बनेगी, लेकिन शरीर में कुछ हो तब ना स्तनपान कराएं। खैर, हमारे साथ बीच बहस में आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए है पम्मी सिन्हा, जो सहायक निदेशक हैं कल्याण विभाग में। हमारे साथ हैं दानिश उमेर खान साहब, जो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं यूनिसेफ में झारखंड में, और हमारे साथ हैं बसंत ग्लाडियस बारा, जो जिला कल्याण पदाधिकारी हैं खूंटी में। आप सबका स्वागत है। सबको जोहार, सबको नमस्कार। जोहार। पम्मी जी, आप ही बताइए, कुल मिलाकर के अभी जो सिचुएशन है, आप इसको ख़त्म करने के लिए जो कुपोषण पोषण माह चला रही हैं, हर साल इस समय चलता है, अभी आंकड़े के हिसाब से उत्तरोत्तर प्रगति के बारे में आपसे पूछा जाता, आप क्या बताएंगे, क्या आंकड़ा है? ये जो मैं आंकड़े NFHS का बता रहा हूँ, इसमें कोई सुधार हुआ क्या? जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 से हमारा पोषण अभियान कार्यक्रम लागू हुआ है, और इसको हम लोग काफ़ी कलेक्टिवली इसको हम लोग चला रहे हैं। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो विभिन्न विभाग के कन्वर्जेंस से चलना है। जैसा कि अभी अभी आपने कहा कि कुपोषण के कई कारण हैं। कुपोषण सिर्फ किसी को फूड की कमी है, भोजन की कमी है, इसी से वह कुपोषित हो जाता है, वह नहीं है। वह एक कारण है, इसके कई कारण हैं, इसके कई कारण हैं, और ये बहुत हद तक हमारे जीवन शैली, साफ पानी, स्वच्छता, हाइजीन, स्वच्छ जल, साफ वातावरण में रहना, माता का
माँ बनने के पूर्व अगर मैं एक आपको बताऊं कि कुपोषण एक चक्र है, और उस चक्र से निकलने के लिए एक एडोलेसेंट गर्ल जो होती है, जो किशोरावस्था में होती है, तभी से सरकार हमारी प्रयास करती है कि उसकी माहवारी जब शुरू होती है तो हम उनको IFA गोली देना शुरू करते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों से मिलता है यह गोली, और उनको हम एनीमिक ना हो, वो एनीमिया की शिकार ना हो, उनको उनकी मीटिंग्स करते हैं किशोरी मंडल की, उनको बताते हैं कि हेल्थ और हाइजीन का ज्ञान देते हैं, उनको अपनी माहवारी के दौरान की सुरक्षा, भोजन पर क्या डाइवर्सिटीज़ होनी चाहिए, और उनका विकास जो शारीरिक परिवर्तन है उन सब को लेते हुए, और उनको हम लोग एक तरह से आगे चलकर सुरक्षित मातृत्व की तैयारी कराते हैं। हम जानते हैं कि हमारे समाज में विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का पक्ष है, और फिर माँ, एक लड़की जब विवाहित होती है तो मातृत्व धारण करती है। जैसा कि अभी अभी मधुकर जी ने बोला कि उसके शरीर में कुछ रहेगा नहीं तो वो क्या स्तनपान कराएगी। इसकी तैयारी हम लोग, जिसके लिए हमारा SAG स्कीम चलता है, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, उसके बाद हमारा ये जो पोषण अभियान है वो हम उस दिन से शुरू करते हैं। 1000 डेज, इसका 1000 दिन का कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। द डे, वह दिन जब महिला गर्भधारण करती है, गर्भधारण करने से 1000 दिन, इसका बहुत ही सीधा हिसाब है। 270 दिन का प्रेगनेंसी, 9 महीने को आप जोड़ लीजिए, 9 × 27, 270 दिन, और फिर बच्चे का पहला 2 वर्ष 365 दिन जब वो 1 साल का हो गया, और बाकी 365 दिन जब वो 2 साल का हो गया। तो ये पूरे जोड़ेंगे आप तो 1000 दिन निकल कर आता है। तो उसको हमारे यहाँ पे जैसे ही महिला आंगनवाड़ी केंद्रों में रजिस्टर्ड होती हैं तो उनका महिला का टीका, उनका हम लोग ANC चेकअप करते हैं, पंजीकृत हो गई। अब ANM हमारे यहाँ पे हर एक स्वास्थ्य पोषण दिवस पे आती हैं, उसमें वो महिला का स्वास्थ्य जांच हुआ, अगर वो एनीमिक है तो हम उनको एनीमिक है या नहीं है, आयरन और कैल्शियम की गोली चलाते हैं। अब एक बात जानिए कि आयरन के साथ साथ कैल्शियम की भी गोली चलती है, और वो जस्ट डबल डोज है, 2 गोली, 1 गोली आयरन का और 2 गोली कैल्शियम का प्रतिदिन उनको लेना है। उनका ANC जो प्रसव पूर्व जांच है वो समय पर होना। इन सब से पहले मैं कहना चाहूँगी कि पहला जो उनका रजिस्ट्रेशन है वो अर्ली रजिस्ट्रेशन को हम बढ़ावा देते हैं, उसके लिए मैं प्रेरित करते हैं। उसके लिए हमारी सेविका सहायिका हैं, कई जिलों में पोषण सखी हैं, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की सैया दीदी हैं। तो ये सब जो है एक तरह से मोटिवेट करते हैं। आमतौर से देखिएगा कि हमारे समाज में महिला प्रेगनेंसी को भी 3 महीने तक छुपाए रहती है, सही है, और उसको कहने में हेजिटेशन है, वो परिवार में भी देर से डिक्लेयर करती है। एक मिनट और एक्सपर्ट्स हैं, उनसे थोड़ी बात की जाए। दानिश साहब, आप जब से यहाँ झारखंड में, झारखंड का जो अध्ययन करें कुपोषण के मामले में, तो आप प्रगति क्या पा रहे हैं? NFHS 4 के बाद क्या डेवलपमेंट है इतने सारे प्रयास के बाद? यूनिसेफ क्या कर रहा है इस मामले में? वो कहाँ हस्तक्षेप करता है, क्या मदद करता है? मधुकर जी, इसमें जो यूनिसेफ की जो मेजर सपोर्ट है गवर्नमेंट को, वो जितने भी गवर्नमेंट के कुपोषण हटाने के कार्यक्रम हैं उन सब के लिए हम लोग तकनीकी सहयोग देते हैं सरकार को। और इसके अतिरिक्त जो पोषण अभियान के दौरान जो पूरा जो सामाजिक जन आंदोलन है, उस जन आंदोलन कार्यक्रम को हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। जो आंकड़े हैं वो आंकड़े झारखंड के अच्छे नहीं हैं, और हालांकि इम्प्रूवमेंट है इसमें पहले से, लेकिन अभी भी हमें कुपोषण के लिए काफ़ी कार्य करने की आवश्यकता है। और इस आवश्यकता में एक बहुत महत्वपूर्ण लिंक है, वो है जन आंदोलन का। क्योंकि कुपोषण जो है ये केवल एक बीमारी नहीं है, ये केवल एक मेडिकल समस्या नहीं है, ये पूरा एक चक्र है, और इसके चक्र को तोड़ने में परिवार का और लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है।
उसमें जैसे कि एक जो बच्चा है वो एक दिन में कुपोषित नहीं होता है, वो एक पूरे चक्र के साथ को फॉलो करके कुपोषित होता है, जिसकी शुरुआत होती है जैसा कि मैडम ने बताया कि जो 1000 दिन का कॉन्सेप्ट है, इसमें यही है कि एक बच्चे के पैदा होने से जिस दिन उसकी जो माँ है वो प्रेग्नेंट होती है, उस दिन से उसकी देखभाल की आवश्यकता होती है। और वो आवश्यकता में केवल मेडिकल का योगदान नहीं है, मेडिकल केवल एक पार्ट है जिसमें कि उसका रजिस्ट्रेशन है, जिसमें कि उसका टीकाकरण हो जाए, उसको IFA की गोली मिल जाए। लेकिन इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है उसका परिवार, उसका पति, जो कि उसको प्रॉपर आराम और प्रॉपर खाना, अगर ये उसको नहीं मिलता है एक महिला को साथ में, तो एक महिला को आवश्यकता होती है कम से कम 3 बार अच्छा खाना और 1 बार अच्छे नाश्ते की। और यहाँ पर हम अच्छे की जो परिभाषा है वो कोई बहुत ये नहीं कि बहुत कॉस्टली हो, घर में जो भी कुछ उपलब्ध है, हमारा दाल चावल सब्जी रोटी, उन सभी का एक प्रॉपर मात्रा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब इसमें परिवार का और समाज का योगदान इसलिए है कि एक महिला अगर परिवार में है उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, उसकी उन जिम्मेदारियों के बीच में उसको खाना याद दिलाना कि वो अपना खाना समय से खा ले, समय से आराम कर ले, और जब वो ये सब काम करेगी तभी उसको टाइम मिलेगा IFA की टैबलेट लेने का, कैल्शियम की टैबलेट लेने का। यहाँ पर अगर हम ये सुनिश्चित करते हैं तो जो गर्भवत शिशु है उसका जो वज़न है वो अच्छे से बढ़ता है अंदर। दूसरा फिर परिवार का यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी या संस्थागत प्रसव है वो होता है, तो जिसकी वजह से बच्चे और माँ की जान को खतरा कम होता है और वो बचती है। यहाँ से फिर दूसरा चक्र शुरू होता है उस बच्चे का कि जन्म के तुरंत बाद उसको माँ का गाढ़ा और पीला दूध पिलाया जाए। ये स्तनपान अपने आप में ही एक बच्चे को कुपोषण से मुक्त करने का एक बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है उसका। जैसे कि अगर जन्म के तुरंत बाद पिलाया जाए तो बच्चे के ना सिर्फ उसके अंदर उसको जो पोषक तत्व हैं वो मिलते हैं, बल्कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी मिलती है। जिस बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी डेवलप होगी उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे फ्यूचर में, और फ्यूचर में वही बच्चा फिर आगे चल के कम कुपोषित होगा। हमारे यहाँ स्थिति क्या है कि मान लीजिए 70% लोग महिलाओं को बताया जाता है इसके बारे में, संस्थागत प्रसव भी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत इस बात की है कि जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर ही माँ का दूध बच्चे को दिया जाए। इसके ऊपर हमें और अधिक कोशिश करने की आवश्यकता है। उसके बाद एक दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप है वो ये है कि मैं आपकी तरफ फिर लौटूंगा, जैसा बसंती जी की तरफ बात करूँ मैं। आप धरती पुत्री हैं, आप ज़्यादा हम लोगों से बेहतर समझ पा रही हैं यहाँ का पूरा सामाजिक जो विन्यास है और जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को लेकर। तो हम आपसे ये जानना समझना चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की या IFA गोली देने की, कैल्शियम की गोली देने की, आमतौर पर रिवाज यही रहा है जितना मैं समझ पाया हूँ झारखंड और झारखंड के लोगों को, कि जो चीज़ें उपलब्ध हो, जो खाने में स्वादिष्ट हो, उसी का इस्तेमाल करते हैं। और स्वादिष्ट कोई नहीं खाता है, ठीक है ना। तो जो चीज़ें उपलब्ध है, जैसे बाड़ी का भी एक कंसेप्ट आया था कि हर जगह एक बाड़ी बनाया जाए जहाँ से कुछ फल और लतेदार सब्जियाँ लेकर के उसको डालें, और दूसरे दूध पिलाने की। तो हम जानना समझना चाहते हैं कि यहाँ पहला गाढ़ा दूध पिलाने का रिवाज नहीं रहा है क्या, और लोग नहीं समझते हैं क्या, पहला। दूसरा ये कि उनके पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है क्या। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा लगता है कि 3 बार खाना और 1 बार नाश्ता, भूख लग जाती है सुन करके, लेकिन ये उपलब्ध है क्या? 3 बार खाना और 1 बार, और वो भी पौष्टिक, है ना। उसको दिन भर काम करना है, उस काम के दौरान जो मिला वो टिफिन भर के ले गई, खा ली। तो वो हम आपसे समझना इसलिए चाह रहे हैं कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं या आपके जो अधिकारी देखेंगे वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो आप थोड़ा बताइए कि क्या स्थिति है खूंटी जैसे ज़िले में, जो पूरा का पूरा मुंडारी इलाका माना जाता है, कोटकट्टी का इलाका माना जाता है, नाम भी इसीलिए खूंटी पड़ा। थोड़ा हमको समझाइए, दर्शकों को समझाइए। जी, जैसा कि खूंटी में मैं बताना चाहूँगी कि खूंटी में हमारे यहाँ 6 परियोजनाएं चल रही हैं, और 6 परियोजनाएं में कुल 840 आंगनबाड़ी केंद्र है, और जिसके माध्यम से हम लोग कुपोषण के विरुद्ध जो युद्ध है उसको हम लोग लड़ रहे हैं।
ये देखा जाता है कि जैसे हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं कि माँ का जो दूध है, पीला गाढ़ा दूध, जिसको कि हम लोग पीने के लिए प्रमोट करते हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को माँ का पीला गाढ़ा दूध जरूर पिलाएं, क्योंकि उस समय 1 घंटे के अंदर क्या होता है कि बच्चा सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है और उस समय में उसका सकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, उसके चूसने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चे को अगर हम माँ के छाती से अगर लगाएंगे तो बच्चा खुद अपना सर हिला करके वो माँ के स्तन को ढूंढ लेगा और स्तनपान कर लेगा। तो इसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, माँ का पीला गाढ़ा जो दूध है उसको गंदा दूध माना जाता है, जिसके चलते शुरू का जो दूध है उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। माना जाता रहा है कि माना जाता है? हमें नहीं, माना जाता रहा है। अभी हम लोगों के काम करने के बाद, हम लोग जो ये ICDS में जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके बाद हम लोगों ने बहुत अंतर भी देखा है। अभी क्या है, लोग जानने लगे हैं, लोग समझने लगे हैं और हमारी आंगनबाड़ी सेविका भी गांव-गांव जा कर के और एक-एक ग्रामीण महिलाओं से मिल कर के इस चीज़ को बताती हैं और अभी हम लोगों को ये रिजल्ट मिलने लगा है। माँ अपने बच्चे को पीला गाढ़ा दूध पिलाती हैं। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि नासमझी के कारण, जानकारी के अभाव के कारण बच्चे को दूध नहीं, मतलब ऐसे 2-3 घटने भी हमारे सामने आई हैं कि बच्चे को जब तक कोई प्रेशर नहीं डाला, माँ को जब तक कोई प्रेशर नहीं डाला तब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाया गया है। तो ये भी हम लोग देख रहे हैं और हमारी सेविकाएं बहुत अच्छे से अभी इस पे काम कर रही हैं। 48 घंटे के अंदर अंदर सेविका, एक जहाँ बच्चा पैदा होता है, जिस घर पे बच्चा पैदा होता है और बच्चा हॉस्पिटल से आ गया, तो 48 घंटे के अंदर अंदर वो आंगनबाड़ी सेविका वहाँ जाती हैं और वो देखती हैं कि क्या माँ बच्चे को सही ढंग से स्तनपान करा रही है कि नहीं करा रही है। वो हम लोगों ने ILA मॉड्यूल का ट्रेनिंग दिया है, उसमें भी उन लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है और ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं और ग्रामीण स्तर पे इसको फॉलो भी किया जा रहा है। जैसे खूंटी में हम लोग आज जा करके देखते हैं, हम लोगों का जो 6 सेवाएं जो हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र में दे रहे हैं, उसमें एक स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा की जानकारी भी हम लोग दे रहे हैं। तो उसमें हम लोग जो गर्भवती माता है उसको, मतलब सेविका अलग ले जा करके कि आप कैसे बच्चे को दूध पिलाते हैं वो देखती हैं और 48 घंटे के अंदर अंदर जो दूध पिलाने के बाद, मतलब 48 घंटे के अंदर अंदर जो आंगनबाड़ी सेविका वहाँ जा करके उसको देखना, डेमोन्स्ट्रेट करना, वो सब जो कर रही हैं, तो ये देखने में आया है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन जैसे आप खूंटी जिला की बात करें तो कुछ इंटीरियर जगह है जहाँ की अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। हम लोग मेहनत कर भी रहे हैं। थोड़ा आप हमको बताइए किस तरह काम करने की ज़रूरत आप महसूस करती हैं और क्या ऐड होना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले 5-7 साल से तो हम ये प्रोग्राम चला ही रहे हैं जिसमें कुपोषण का हर तीसरे-चौथे महीने कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं। तो किस तरह का कंपोनेंट जोड़ा जाए? जैसे मेरी समझ से बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। लोग कहते हैं सहजन का पत्ता से लेके जड़ तक हर तरह का कैल्शियम और फास्फोरस और सब कुछ देता है, आयरन तक देता है। वो बड़े पैमाने पर गांव में है, नहीं है तो गांव में एक लकड़ी खोस दिए, बरसात में हो जाता है, पेड़ हो जाता है, ये उपयोग हो सकता है। पोए का साग जो सबसे आसान चीज़ है कि खोस दीजिए उसको, आप पोए का साग हो जाता है, जिसको लोग स्वाद के साथ खा सकते हैं। कहते हैं कि गोभी का डंठल जिसको हम लोग फेंक देते हैं, उसको भी अगर दाल में डाल दें तो उसका भी उपयोग हो सकता है। तो ये जो किस तरह की समस्या है जिसको कि वो नहीं समझ पा रहे हैं या पूरी की पूरी मिशनरी नहीं समझा पा रही, जिनको समझाने के लिए क्या चीज़ ऐड करना चाहिए और बाकी चीज़ें क्या हो सकती हैं जिससे कि रफ्तार पकड़े। यहाँ पे देखिए, जैसे खूंटी जिला की अगर हम लोग बात करते हैं, चूँकि मैं खूंटी में ही हूँ तो मैं खूंटी की ही बात करूँगी। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक आता है हम लोगों का भाषा का प्रॉब्लम, जो हम लोग घर तक नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन हमारी सेविकाओं को हम लोग इतना ट्रेनिंग प्रशिक्षण दे रहे हैं कि वो एक एक घर तक पहुँचे और ये जानकारी उपलब्ध कराएं। सेविकाएं तो आमतौर पर लोकल ही होती हैं, तो लोकल होती हैं तो उनकी भाषा भी वही होगी, मुंडारी में बोलती हैं आमतौर पर। लगभग 99 से 100% जो सेविकाएं हैं वो सारी की सारी लोकल ही हैं। तब भाषा का कहाँ प्रॉब्लम? भाषा नहीं, यहाँ पे भाषा का प्रॉब्लम, मेरा कहने का मतलब ये है कि सेविका जो है ग्रामीण स्तर की, उनको हम लोग प्रशिक्षण देते हैं और प्रशिक्षण के बाद वो उनको बताती हैं। वो रिसीव करती नहीं, आपकी बात रिसीव नहीं करती हैं सेविका। तो हम लोग जब फील्ड पे जाते हैं तो हम लोग भी अपनी तरफ से कुछ मतलब उन लोगों को देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ जानकारी उपलब्ध कराना चाहते हैं। वहाँ पे एक मतलब बैरियर हो जाता है कि क्या वो मेरी बातें अच्छे से ढंग से समझ पा रही हैं जो हम तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि बसंती जब समझाती हैं तो उनकी बात तो समझती है, पम्मी सिन्हा की बात भले ही नहीं समझे लेकिन आपकी बात तो समझती होंगी ना। तो समझती हैं तो रिसीव कितना करती हैं और रिसीव करके एक्ट कितना करती हैं, ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आप बताइए कि आपकी बात कितना रिसीव करती हैं, जो लैंग्वेज उनका है
उस लैंग्वेज में भी जब बात करती हैं, मैंने भी देखा है, मैं भी गया हूँ, वो सारी कठिनाइयाँ हैं, तो आपको कितना रिसीव करती हैं और उसके हिसाब से फॉलो कितना करती हैं? ये तो देखिए हम लोग जो फॉलो करवा रहे हैं, फॉलो तो हो रहा है, नहीं हो रहा है सो बात नहीं है, रिसीव भी कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये बैरियर है, इसको हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। भाषा की बात जहां तक हम कर रहे हैं, भाषा हमको कहाँ इनकार, हम कह रहे हैं कि आपकी बात वो समझ रही कि नहीं, आप तो मुंडारी बोलती हैं ना? नहीं, मुंडारी नहीं बोलते, मुंडारी हम नहीं बोलते, हम उरांव बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल लैंग्वेजेस आप समझ रहे हैं ना, कि मुंडारी भी है, उरांव भी है, खड़िया भी है, तो हर तरह का लैंग्वेज है, और हर ट्राइबल दूसरा ट्राइबल का लैंग्वेज जाने ये सही बात मतलब ये नहीं हो सकता है, लेकिन वहाँ की सेविका चूंकि वहाँ की है, लेकिन कोई कम्युनिकेशन का लैंग्वेज होगा ना वहाँ पर, खूंटी में कम्युनिकेशन लैंग्वेज कोई होगा ना जो सबकी बात समझ सके। जैसे यहाँ पर नगपुरिया है, नगपुरिया में ये मगधी भी है, भोजपुरी भी है, बाकी सारी भाषा, मैथिली भी है, मिला हुआ है, तो नगपुरिया में सब लोग कम्युनिकेट हो जाते हैं। तो वहाँ खूंटी में कोई ऐसी भाषा मैं सिर्फ बैरियर की बात बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ क्या आ रहा है प्रॉब्लम। तो एक भाषा का प्रॉब्लम की बात मैंने कहा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं समझाने का, हम लोग उनके तक जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि खान पान, जो आप पहले क्वेश्चन पूछे थे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों कुपोषण दूर नहीं हो पा रहा है, तो जहाँ तक खान पान का सवाल है, खाना बनाने का जो तरीका होता है ये भी बहुत मैटर करता है पोषण को, मतलब हमको पोषण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम साग सब्जी भरपूर मात्रा में लें, लेकिन उसके साथ अगर हम विटामिन सी का उपयोग नहीं करते हैं तो वो शोषण नहीं होगा, आयरन का शोषण नहीं हो पाएगा। दूसरी बात है कि अगर हम खाना ढक के नहीं बना रहे हैं तो उसका शोषण, हवा में बहुत सारे विटामिन्स और आयरन्स होते हैं जो कि वेपोराइज्ड होकर के उड़ जाते हैं। आयोडीन नमक का जो हम लोग उपयोग करते हैं उसको लास्ट में डालना है। अगर खाने को ज़्यादा टेस्टी, जैसे अभी आप टेस्ट की बात कर रहे थे, तो खाने को ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए नमक जो हम लोग डालते हैं वो ऊपर से पहले डाल देते हैं, क्योंकि बाद में डालते हैं तो क्या होता है कि अंदर तक नमक नहीं पहुंच पाता है, तो टेस्ट नहीं आ पाता है। तो पहले लोग डाल देते हैं तो क्या है, आयोडीन वेपोराइज्ड होकर के उड़ जाता है। और जहाँ तक लोहे की कढ़ाई में बनाना है, लोहे की कढ़ाई में क्यों नहीं बनाया जाता है, क्योंकि लोहा का कढ़ाई में काला रंग आ जाता है सब्जी पे, तो वो दिखने में अच्छा नहीं दिखता है, तो उसके चलते वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो बहुत सारा छोटा छोटा रीज़न है जिसको कि अभी हम लोग तोड़ने की कोशिश करें कि नहीं, लोहा का कढ़ाई ही आप यूज़ कीजिए। और चाय का जो सेवन है, खाने के पहले और खाने के बाद चाय का या कॉफ़ी का सेवन मत कीजिए। तो ये सब चीज़ें अभी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं, और ये हो भी रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ तुरंत दिखाई नहीं देता है। तुरंत नहीं है। कितने साल हो गए, झारखंड बने 20 साल हो गए। झारखंड बनने के पहले जब बिहार था तो सबसे ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र यहीं थे, सबसे ज़्यादा ICDS सेंटर्स यहीं थे। ठीक है ना, खैर हम आते हैं। पम्मी जी, इस प्रसंग को हम लोग यहीं रोक देते हैं, इसलिए कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। हाँ, आप बताइए पोषण माह में आप लोग क्या कर रही हैं, क्या नया जोड़ रही हैं, जिससे कि हमारे दर्शक जाने समझे। थोड़ा पोषण के बारे में बताइए। पोषण माह जो हम लोग मनाते हैं जी, वो पूरे 1 माह तक मना रहे हैं। देखिए, ये कार्यक्रम सालों भर चलता है, लेकिन पोषण माह को हम लोग स्पेसिफिकली डेडिकेट करते हैं कि इसमें हमारे जो पोषण माह में जो कुपोषण पर, मुख्य रूप से पोषण अभियान का ये उद्देश्य ही है कि हम कुपोषण की दर में कमी लाएं। और उस पर जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम लोग जन आंदोलन के रूप में मनाते हैं। ये इसका उद्देश्य है कि अभी इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो पोषण माह का उद्देश्य है वो जन जन तक पहुँचे। इसमें हम लोग विभिन्न विभागों से कन्वर्जेंस करते हुए और सहयोग समन्वय करते हुए इस कार्यक्रम को मनाते हैं। और जिला स्तर, राज्य स्तर से लेकर सीधे आंगनवाड़ी केंद्र स्तर तक विभिन्न, जैसे राज्य हुआ, जिला हुआ, प्रखंड हुआ, फिर आंगनवाड़ी केंद्र हुआ, उस स्तर तक हम लोग समुदाय को इन्वॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग, देखिए अभी तक जो बात हो रही थी, एक ही लाइन में इसका निचोड़ है कि जब तक हमारे समाज में व्यवहार परिवर्तन नहीं होगा, ये व्यवहार बिहेवियरल चेंज की बात है। हम आपके दरवाजे पर गए, संदेश देकर चले आए, फिर गए, फिर हमने संदेश दिया, आपने उसको कितना ओन किया। आपने, जैसे कि अभी दानिश जी भी बोले कि स्वास्थ्य के साथ साथ पोषण, माता का पोषण हो, माता का संतुलित आहार हो,
बच्चे को पहला खिरसा दूध मिले, उसके बाद उसको 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान हो। इसका प्रतिशत तभी बढ़ेगा जब ये हमारा मैसेज सही तरीके से, हमारा संदेश परिवार तक, माता तक पहुंचेगा और वो उसको अपनाएगी। हमारे दर्शकों को समझाइए कि वो कुपोषण है क्या, अपनाएगी। कुपोषण क्या है ये बताइए, पहले वो समझे तब ना। कुपोषण जो है, कुपोषण खत्म करने के लिए जो बसंती बात कह रही हैं वो ये है कि पहले वो समझेगा अगर कुपोषित हैं। जैसे हमको शरीर में बीमारी होती है तो हम समझते हैं, फील करते हैं, जबरदस्त नहीं होता तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। तो कुपोषण वो समझेगा तब न जाएगा डॉक्टर के पास, तब न उसका व्यवस्था करेगा। तो वो थोड़ा बताइए कि वो लोग समझे कुपोषण क्या है, जैसे फील होता है उनको क्या करना चाहिए, 2 चीज़ बताइए। कुपोषण जो है वो एक स्थिति है जो कई कारणों से उत्पन्न होता है, और वो कारण जो हैं, अगर बच्चे के कुपोषण की बात कर रहे हैं तो अगर बच्चे के अंदर सही, उसके शरीर में सही समय पर, सही उम्र पर, जब उसका जन्म के बाद सही उम्र सही समय पर उसे सही मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और दूसरे जितने पोषक तत्व उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास के लिए आवश्यक हैं, वो उसको नहीं दिए जाएं, तो बच्चा धीरे धीरे कुपोषण के चक्र में घुस जाता है और कुपोषित हो जाता है। तो इसके लिए समझना ये ज़रूरी है कि ये जो बातें अभी हो रही थी, माँ का पहला दूध क्यों ज़रूरत है, 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का स्तनपान ही, माँ का ही दूध सर्वोत्तम है और पानी की भी ज़रूरत नहीं है अगर माँ सही ढंग से स्तनपान कराती है। तो 6 माह के बाद उसको ऊपरी आहार का शुरू होना। तो ये सब बातें इसलिए है कि बच्चे का जैसे जैसे उम्र के अनुसार, उसकी जितनी उम्र है उसके अनुसार उसका वजन बढ़ना चाहिए, उसका लंबाई बढ़ना चाहिए। तो ये सब बातें जब जो तय मानक है उसके अनुसार उसका लंबाई नहीं बढ़ता है, उसका वजन नहीं बढ़ता है, उसके बाहु माप में कमी रहती है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के कुपोषण से वो ग्रसित होता है। कुपोषण के दानी जी, तकनीकी सहयोग जो आप देते हैं, तो आप ये बताइए कि ये जो स्पेशल मंथ चल रहा है जिसमें कि पखवाड़ा या महीना मनाया जा रहा है, उसमें क्या तकनीकी सहयोग यूनिसेफ दे रहा है? यूनिसेफ तो मूल रूप से बच्चों पर ही काम करता है जी, है ना। तो ये जैसा बताइए कि आप लोग क्या सहयोग गवर्नमेंट को दे रहे हैं ताकि गवर्नमेंट रफ्तार पकड़ सके इन सब चीज़ों में। देखिए, इसमें खास तौर से पोषण माह के दौरान कि यहाँ जो मामला है ना, मामला ये है कि माता पिता खुद नाटे हैं, वो अपने बच्चे के कद नहीं बढ़ने के बारे में क्यों चिंता करेंगे? वो खुद दुबले हैं तो अपने बच्चे के बारे में चिंता क्यों करेंगे? वो तो मानते हैं कि भगवान दिया है भगवान पालेगा। बिल्कुल, है ना, ये थोड़ा समझाइए। देखिए, इसमें हमारा जो मेन जो तकनीकी सहयोग, जैसे आपने बोला, तो हमारा तकनीकी सहयोग इस चीज़ पे फोकस रहता है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माता पिता को तक वो सही संदेश और उनको वो सही तरीके से समझाना कि एक बच्चे का अगर इतनी उम्र है तो उसका एक औसत वज़न इतना होना चाहिए, उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए। और ये केवल बात वज़न और हाइट की ही नहीं है, ये भी समझाना बहुत ज़रूरी है कि यदि एक बच्चे को शुरू के 1000 दिनों तक अगर उसको सही प्रकार से पोषण नहीं मिला तो ये जो उसका मानसिक विकास है उस पे भी उसका असर पड़ता है, और वो ना केवल वो शारीरिक रूप से वो कमज़ोरी आगे तक कंटिन्यू करती है बल्कि मानसिक रूप से भी करती है। इसीलिए मैं आपको ये बात पूछ रहा हूँ कि झारखंड के जो आंकड़े हैं वो सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति है कि उनके दिमाग पर असर पड़ रहा है और उनका दिमाग कुंद हो रहा है। 7वां का बच्चा 5 दूनी 10 नहीं बता सकता है, इसलिए कि वो हमको रिसीव नहीं कर रहा है। अभी बता रही हैं बसंती जी, बता रही हैं कि हम कह रहे हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम के अलावा भी है कि वो हमको स्वीकार ही नहीं कर पा। जब स्वीकारेगा तब ना हमारी बात सुनेगा। सही बात। नेताओं को वोट इसलिए मिलता है, उनको स्वीकारते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं। हम अपनी बात कैसे उनको सुना, चूंकि स्पेशलिस्ट है आप कम्युनिकेशन के, हम अपनी बात कैसे उनको रिसीव कराएं कि वो रिसीव कर ले। रिसीव करेगा तो खुद ब खुद एक्ट करना शुरू कर देगा। इसमें हमारा जो मुख्य फोकस है वो ये है कि परिवार तक, देखिए, अगर हम केवल एक लेक्चर या भाषण की भाषा में दें तो वो नहीं समझेंगे। फिल्में एक अच्छी माध्यम हो सकती है, मुझे लगता है। तो इसके लिए हम लोग जितने भी जन आंदोलन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको यूज़ करते हैं। इसका उदाहरण के तौर पे, अगर एक परिवार को समझाने के लिए केवल एक आंगनवाड़ी वर्कर तो महिला बाल विकास के रूप से हैं, परंतु इस जन आंदोलन में हम उन सभी पार्टिसिपेंट्स को लेके आ रहे हैं जो कि परिवार और
एक महिला और पुरुष के ऊपर जिनका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होता है गांव के अंदर। फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग इंगेज कर रहे हैं पंचायती राज सदस्यों को, इसमें हम इंगेज कर रहे हैं स्वच्छता गृहियों को, इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं जो हमारे लोकल ट्राइबल लीडर्स हैं, जो हमारे मन की मुंडास हैं कुछ जगहों पे, कुछ और इलाकों में अलग अलग जगहों पे हैं। एक मेजर तकनीकी सहयोग हम दे रहे हैं कि जितना भी इसमें वीडियो और ऑडियो मटेरियल्स है उस सभी को झारखंड की जो मुख्य 5 ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं उनमें हमने पूरा डब करके ट्रांसलेट करके दिया है, और वो IPRD और विभिन्न चैनलों के माध्यम से, और ख़ास तौर से आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से वो सब पे शेयर किया जा रहा है। किसी भी मैसेज को रिपीट करने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है कि वो कितनी बार परिवार तक पहुंचता है और कितने सोर्सेज से पहुंचता है। तो मीडिया से पहुंचना, फिल्मों से पहुंचना एक सोर्स होता है हमारा। दूसरा होता है कि उस गांव, उस समुदाय के अंदर जितने अन्य अधिकारी हैं, जितने अन्य रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सरकार के अलावा, उन सबको, उस परिवार को सूचित करने के लिए अवेयर किया जाए। जैसे हम सरकार की हेल्प करते हैं इस माह के दौरान भी और वैसे भी, कि आप पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव्स को ओरिएंट कीजिए टीकाकरण पे, ओरिएंट कीजिए मेल न्यूट्रिशन पे, क्योंकि पंचायती राज वालों का नॉर्मल वो एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उनके अपने और बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन जब हम उनको ओरिएंट करते हैं कुपोषण के ऊपर तो उनको समझ में आता है कि ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में वो लोग अपने गांव की ग्राम सभा में बात कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पे हम सरकार को योगदान दे रहे हैं और जो बहुत नेग्लेक्टेड है, जैसे आपने कहा था कि क्या डिफरेंट कर सकते हैं हम, एक है पुरुषों का योगदान, जिसके ऊपर हमारे कम्युनिकेशन में आमतौर से ये माना जाता है कि एक बच्चे की जिम्मेदारी लालन पालन की माँ के ऊपर है, तो हम केवल माँ से कम्युनिकेट करें, चाहे आंगनवाड़ी के माध्यम से करें चाहे और किसी से। विशेष रूप से इस माह के दौरान और इस कार्यक्रम के दौरान और वैसे भी ओवरऑल हम पुरुषों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एंगेज करते हैं ओरिएंटेशन में। खास तौर से एक मैसेज है जो हम महिला बाल विकास के थ्रू भी देते हैं, और पिछली बार हमने अपने कम्युनिकेशन मटेरियल्स में भी ये चेंजेस किए हैं जिसमें हमने पुरुषों को बच्चे को खिलाते हुए दिखाया है। आमतौर से अगर आप देखें तो माँ बच्चे को खिला रही है, माँ बच्चे को नहला रही है, धुला रही है, और पुरुष का वहाँ क्या योगदान है? अकेली माँ उस कुपोषण चक्र को अपने आप में नहीं तोड़ सकती। तो पुरुष का योगदान ये हमारा एक अनदर प्रायोरिटी है इसमें, जिसमें हम कर रहे हैं। एक सिंपल सा मैसेज है जो आपके दर्शकों के माध्यम से हम सबको दे सकते हैं, वो क्या हम अपने घर में एक शुरुआत कर सकते हैं कि घर के सभी सदस्य, विशेषकर माँ, एक साथ खाना खाएं। इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा उस माँ को संपूर्ण और सभी तरह का भोजन मिलने में। क्या जो पुरुष हैं वो अपने घर के काम में जब बच्चे छोटे हैं तो थोड़ी भागीदारी कर सकते हैं, जिससे कि माँ को थोड़ा आराम मिल सके और उसकी सेहत थोड़ी बेहतर हो सके और वो अपने बच्चों पे थोड़ा और ध्यान दे। मैं लौटता हूँ बसंत जी की तरफ, थोड़ा सा आप समझाइए हमको, जो बता रहे हैं ये वो गांव में कितना है, अब देखिए चलन में कितना है, ये बताइए। ये बात तो सही बोल रहे हैं कि जैसे एक बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माँ ही उठाती है। ये एकदम ट्राइबल सोसाइटी में भी देखा जा रहा है कि एक माँ की बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माँ उठा रही है, पुरुष की सहभागिता इस पे कहीं भी नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है, और हम लोग भी अभी जितना भी आम सभा वगैरह कर रहे हैं, बैठक वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग पुरुष को भी अभी कोशिश कर रहे हैं कि उस घर के पुरुष भी शामिल हों। महिला साथ क्यों नहीं खाती है? महिला साथ में क्यों नहीं खाती है? इसलिए कि उसको सबका पेट भरने के बाद जो बचा हुआ वो खाना है, वो ही उसको खाना है। ये जो पति समझे तब ना, बच्चे समझे तब ना। बच्चे तो नहीं समझे, बात समझ में आती है। पति पहले समझे तब ना कि भाई साथ खाएंगे तो उसमें बटेगा, लेकिन पत्नी इस बात को इसलिए नहीं समझेगी, उसको लगेगा पति का कम हो जाता, कल कैसे मजदूरी करने जाएगा। वह भी तब कि झारखंड ऐसा स्टेट है जहाँ पर कि महिलाओं की भागीदारी आर्थिक में और काम करने में लगभग बराबरी की है। हाँ। 1-2% का इधर उधर हो सकता है। तो वो दर्शक हमारे समझे तब ना, उनको बताइए ना कैसे समझे, उन लोगों को समझाइए। तो अभी क्या है कि ये बहुत ज़रूरी है कि माँ जब बच्चे को देख रही है, सबकी साझे जिम्मेदारी होनी चाहिए, पूरे परिवार की साझे जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बच्चे को पालन पोषण में वो मदद करे। और साथ ही साथ मेरा जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं, उनसे ये भी आग्रह होगा कि आप भी अपने घर के माताओं को, बहनों को इस सब चीज़ में मदद कीजिए। और साथ ही साथ
साथ में खाने का, जैसे कि दानिश जी ने बताया कि साथ में खाने का एक प्रचलन चालू होना चाहिए, और मैं भी इसका समर्थन कर रही हूँ कि ये प्रचलन चालू होना चाहिए। और हम लोग भी आंगनबाड़ी सेंटर के माध्यम से, सेविकाओं के माध्यम से ये गांव-गांव में ये मैसेज फैला रहे हैं कि माता को भी साथ में, मतलब बच्चे को पालने में सिर्फ पालने की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं है, उस घर के अन्य सदस्यों की भी है, तो उसमें सहयोग करना है। मम्मी जी आप बताइए, पोषण माह में आप क्या कर रही हैं, जो आपको कहना है वो बताइए। पोषण माह में हम लोग जो हैं वो मुख्य रूप से गांव-गांव तक जो हमारा एक्टिविटी चल रहा है उसमें हम होम विजिट्स कर रहे हैं, डोर टू डोर हम अपने प्रचार प्रसार को लेकर, अपने उद्देश्य के प्रचार प्रसार को लेकर जा रहे हैं। मुझे एक विशेष रूप से कहना है कि जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, हम सब की बातें सुन रहे हैं, कि पोषण अभियान हम हर साल मनाएंगे, लेकिन सफलता हमें तब मिलेगी, कुपोषण के दर में कमी जब आएगी जब हमारे पुरुष, स्त्री, चाहे वो माँ है, पिता है, सास हैं, ससुर हैं, एक परिवार की पूरी सहभागिता माता के साथ रहे। जब वो गर्भधारण करती है, बच्चे को जन्म देती है, जो संदेश आप तक सेविका बहनें, सहिया बहनें या फिर हमारी पोषण सखी लेकर जाती हैं, उनको आप समझिए और उनको अपनाइए। एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि जहाँ अभी शुरू में ही हम दानिश जी ने बात की कि माता को आराम की भी ज़रूरत है। जब वो गर्भधारण करती है तो उसको काम के साथ साथ, अपने पोषण के साथ साथ, अपने भोजन संतुलित आहार के साथ साथ टीकाकरण उसकी होती है, टीटी होता है, वो एएनसी होता है, सबके साथ साथ उसको आराम की भी ज़रूरत है। इस डेली जो वेजेस में जो हनन होता है, जैसा कि अभी तुरंत बसंती जी ने बोला, झारखंड में मुख्य रूप से हमारे ट्राइबल, हम बात कर रहे हैं एकदम बिल्कुल गांव-गांव की, वहाँ पर अभी भी महिलाएं ही आर्थिक स्तर में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं अभी भी। तो उनको आराम करने के लिए सरकार ने, हमारे भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना लाया है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना भी 17-18 से चल रहा है, बहुत पुरानी योजना नहीं है, 4 वर्ष का इसका उम्र है। इसमें हम प्रथम गर्भधारण करने वाली माताओं को सरकार 3 किस्तों में 5,000 रुपया देती है। पहले किस्त में 1,000 रुपया जब माँ का पहला आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन होता है और एएनसी होता है, और दूसरा किस्त 6 माह का गर्भ हो जाए और कम से कम 1 एएनसी हो, प्रसव पूर्व जांच, और उस वक्त 2,000, और जब बच्चे का जन्म होता है और उसका प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा हो जाता है तो बाकी के 2,000 मिलते हैं। तो जो मेरी बातें सुन रहे हैं वो समझिए कि एक माँ के गर्भधारण की सूचना मिलने से लेकर और बच्चे के टीकाकरण का एक चक्र, पूर्ण टीकाकरण तक हम लोग 5,000 रुपया 3 किस्तों में माता को डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, सरकार करती है। तो इससे हम उनको एक तरह से सहयोग राशि देते हैं। आप जो बताए तो 4,000 हुआ ना? नहीं, 1,000 तो मिला जब वो आंगनबाड़ी में अपना पंजीकरण करा ली, आंगनबाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन हुआ, हाँ, और दूसरा एक एएनसी हो गया, जांच हो गया, फिर वो 1,000 मिला, दूसरा मिला जब वो 6 माह का गर्भ उसका हो गया, और एक एएनसी कम से कम मस्ट है, तब उसको 2,000 मिलेगा। और जब वो बच्चे को जन्म दे देगी, बच्चे का टीकाकरण एक प्रथम चक्र पूरा होगा, तब उसके खाते में 2,000 और मिलेगा। चलिए दानिश साहब, जैसा बताइए कि फीडबैक्स जो आते हैं फील्ड से कि यह होता तो बेहतर होता, तो वो फीडबैक आता है क्या? आप लोग उस पर गौर करते हैं क्या? फीडबैक्स मिलते हैं जो जिला पदाधिकारी हैं उनसे या जो आंगनबाड़ी सेविका हैं उनसे? कुछ फीडबैक तो आता होगा ना आपके यहाँ यूनिसेफ में? बिल्कुल, तो हमारे फीडबैक क्या आता है, किस तरह का आता है और कैसे आप लोग उसको ट्रीट करते हैं? कैसे? देखिए, हमारे पास जो फीडबैक आता है, ख़ास तौर से अगर हम जैसे हम इसकी बात करें मेल न्यूट्रिशन से जुड़े हुए स्कीम्स की, तो जैसा कि अभी आज की तारीख में एक फीडबैक है, जैसे एम्प्लॉयमेंट लॉस है, मान लीजिए अगर कोविड से रिलेटेड है,
या जो कोविड के दौरान जो समस्याएं हुई हैं, तो लोग आंगनवाड़ी खुलने का वेट कर रहे हैं जी। तो इस तरह का फीडबैक आता है जो कि हम सरकार से कंटिन्यूअस शेयर करते हैं। फिर उसके लिए जो भी पोषक आहार की व्यवस्था जो सरकार कर रही है, THR कर रही है, उसके ऊपर हम सरकार से शेयर करते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है अकॉर्डिंगली। जो समुदाय से रिलेटेड है, जैसे 2-3 फीडबैक पे हमने जो काम शुरू किया है, जैसे मैंने बताया मेल इंगेजमेंट वाला, तो ये हमें परिवार से ही मिला है, हमें ये फीडबैक हमें लोगों से ही मिला कि आप केवल माँ से कम्युनिकेट करके बच्चे की देखभाल सही नहीं करा सकते, बिकॉज माँ अकेले कुछ नहीं करती है। तो ये इस फीडबैक के ऊपर हमने जो दूसरे लोग हैं उनको इंगेज किया कम्युनिकेशन में। तो और जैसे जो पूरी अवधारणा है पोषण अभियान की, वो अवधारणा उसी फीडबैक के ऊपर मिली है कि आज से पहले तक हम कुपोषण के लिए केवल एक परिवार, एक माँ, उन्हीं लोगों से बात करते थे, लेकिन अभी अगर हमें बात करनी है तो समाज में इन जनरल करनी है, इन जनरल करनी है ताकि बाकी लोगों का भी जो सहयोग है इसमें, एक बच्चा जो कुपोषित है वो केवल एक परिवार का ही नहीं बल्कि वो उस गांव के अंदर भी एक समस्या है, एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर सबको गौर करने की आवश्यकता है और सबका अपना छोटा छोटा रोल है इसमें प्ले करने के लिए। तो ये जैसे फीडबैक्स के ऊपर आपने कहा, तो इन फीडबैक्स की बेसिस पे जो भी प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट होता है, हर साल जैसे हम कम्युनिकेशन की थीम डिसाइड करते हैं, तो कम्युनिकेशन की थीम हम उसी चीज़ पे डिसाइड करते हैं। अभी क्या थीम है आप लोगों का? अभी हमारा थीम जैसे मेल एंगेजमेंट वाला है, ये है। इसके अलावा जो पोषण वाटिका है उसके ऊपर बात है। आपने बहुत अच्छी बात बताई थी शुरू में कि जो झारखंड के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं जिनको आसानी से ग्रो किया जा सकता है, तो हम बजाय इसके कि हम बहुत महंगे फलों का या बहुत महंगे फ्रूट का प्रमोशन करें, हम उस प्रमोशन की बात करें। एक और फीडबैक हमारा आया था, जैसे बसंती जी ने भी बताया, लैंग्वेज की जैसे समस्या थी, तो लैंग्वेज की समस्या को दूर करने के लिए हमने अपने जो कम्युनिकेशन को किया वो सब लोकलाइज कर लिया है टोटल, जिससे कि अब जब हम सहायिका से बात करते हैं या आंगनवाड़ी सेविका से बात करते हैं तो उनको हम उनके लैंग्वेज का मटेरियल देते हैं। अब हम उनको हिंदी या इस तरह की चीज़ सीधे नहीं देते हैं कि आप जिसको वो खुद तो समझ लेंगी, शायद दूसरों को नहीं बता पाएंगी। तो ये हमारा जो कम्युनिकेशन का है मेजर है। एक हमारा परिवार और समाज के सभी लोगों की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना है इसमें, ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि अगर मेरे मोहल्ले में, मेरे घर के आसपास बच्चे हैं जो कि कमज़ोर हैं, तो वो हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जिस पर मुझे भी कंसर्न होने की आवश्यकता है। बसंती जी, आपको लगता है कि मुझे तो लगता है कि पंचायती राज को अगर अकाउंटेबल बनाया जाए इस मामले में, ग्राम सभा पंचायती राज को, और उसको जिम्मेदारी दी जाए तो कुछ बात बननी शुरू हो जाएगी। नहीं, ये ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। हाँ। इसमें जिम्मेदारी हम लोगों ने दिया है। अभी जो हमारे यहाँ जो भी आंगनबाड़ी सेंटर में एक्टिविटीज़ होते हैं, तो हर एक्टिविटीज़ में हम लोग जनप्रतिनिधि लोगों को इन्वाइट करते हैं। साथ ही साथ कुछ मैं बताना चाहूँगी कि अभी जो हम लोग सरकार की योजना जो हम लोग ये पोषण माह जो चला रहे हैं, इसमें 5 सूत्रों का हम लोग बहुत जोरदार उसमें प्रेशर है। सभी को हमने कह दिया है कि ये 5 सूत्र पे एक्टिविटीज़ करनी है। बताइए। जिसमें कि अभी हम लोग 1000 डेज़ की बात कर रहे थे, ये 1000 डेज़ है। उसके बाद 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध है। 6 माह के बाद ऊपरी आहार है, और उसके बाद आपका 3rd आता है एनीमिया नियंत्रण प्रबंधन, जिसमें कि आयरन से संबंधित जो भी पोषक आहार हैं वो खाना है, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, अगर मांसाहारी हैं तो मांस, मछली, अंडा ये सब खाएं। साथ ही साथ आहार में नींबू और खट्टे पदार्थ का उपयोग ज़रूर करें। और अभी जैसे हम लोग आयरन का सब्स्टिट्यूट, मतलब आयरन आहार से तो जो आयरन मिल नहीं रहा है। पांचवा क्या है? हाँ, पांचवा एक चौथा सूत्र है डायरिया प्रबंधन, और 5वां सूत्र है साफ और सफाई। स्वच्छता पे अगर हम लोग ध्यान नहीं दें तो पोषण का चक्र पूरा नहीं होगा, क्योंकि खाना अगर हम लोग साफ सफाई से नहीं बनाए तो बच्चे को डायरिया हो सकता है। हमारा आसपास का वातावरण अगर साफ सुथरा नहीं हो, मैं आ रहा हूँ फिर आपके पास। एक तो आपके यहाँ पूरे झारखंड में आंवला बड़े पैमाने पर मिलता है। अगर आंवला साल भर तो नहीं, जितना सीजन है उसमें रोज एक खाए पूरा परिवार, तो विटामिन सी की कमी ऐसे ही दूर हो जाएगी। लहसुन बहुत आसानी से मिलता है। लहसुन की कली अगर खाएं तो बहुत आसानी से, जो सारी चीज़ें हमारी छोटी सी बुद्धि कह रही है। आप लोग तो ज्ञानी लोग हैं, तो आप लोग क्या बताएं। अभी हमारे पास जो आंकड़ा है पम्मी जी, वो आंकड़ा ये है कि सीएम ने पीएम को पत्र लिखा है कि 312 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि हमको कुपोषण दूर करने के लिए दी जाए 15वें वित्त आयोग का। वो भयावहता समझ रहे हैं कि हमको स्पेशल ड्राइव चलाना है, तो स्पेशल ड्राइव के लिए, और 1.5 साल में तो कुपोषण की स्थिति और बिगड़ी है।
ये कोरोना काल में, ये कोरोना काल में जो स्थिति हुई आपको कुल मिला करके कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो गए, बच्चों के स्कूल बंद हो गए, जहाँ मिड डे मील मिलता था यहाँ सुबह का नाश्ता मिल जाता था, ये दोनों चीज़ें बंद हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट बड़े पैमाने पर हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बड़े बोलना चाहूंगी जी, बोलिए ना, आप ही बोलिए। बच्चे को नहीं हमारी बात हो गई तो मैं बोलना चाहूंगी कि सरकार जो है वो हम लोग जो हॉट कुक मिल देते हैं वो हम लोगों ने कंटिन्यू रखा है। वो डोर टू डोर डिलीवरी है जो कि सेविका उनको पहुंचाती, जो प्रतिदिन बालवाड़ी आने वाले बच्चे का जो नाश्ता और भोजन का प्रबंधन है। ये सही बात है कि चूंकि आंगनवाड़ी केंद्र बंद है तो वो जो सुनियोजित तरीके से हर दिन का जो उनका संतुलित जितनी मात्रा देनी है उसके बजाय उनको महीने में एक बार उनके परिवार को वो सौंप दिया जाता है। ये बात सही है कि प्रतिदिन वो खा रहे हैं या एक बार में सारे परिवार के लोग मिल करके खा ले रहे हैं। ये सुनिश्चित नहीं हो पाता है क्योंकि हम लोग उसको घर पे दे रहे हैं। कोरोना से प्रभावित होकर हुआ है। दूसरी बात है कि हम लोग SNP प्रोग्राम जो है उसके अंतर्गत अभी हम लोग THR भी दे रहे हैं। सरकार अंडा देने पर भी विचार कर रही है। संकल्प आ गया है अंडा का। अच्छा, तो आ गया है, अच्छी बात है। तो इस तरह से हम लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं तो हम लोग इस पे काफ़ी और भी मशक्क़त करेंगे। मेरा यही कहना है कि जो पहले 1000 दिन की बात अभी बसंती जी ने कही है, ये हम पोषण अभियान के द्वारा हमारा संदेश घर घर ले जाने का काम हम करते हैं और कर रहे हैं। काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। प्रतिदिन हमारे पास 24 जिलों से आंकड़े प्राप्त होते हैं और हम लोग पहले की तुलना में कुपोषण के दर में, वेस्टिंग में कमी नहीं आई है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि हमारे जो NFHS के आंकड़े थे वो 45% थे स्टंटिंग के, जो अभी आप जान भी रहे हैं कि ये क्रोनिक माल न्यूट्रिशन बोला जाता है। यह चक्र जो है वो चलता ही जाता है और वो बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से उसके विकास को अवरुद्ध करता है और एक ऐसा सिटीजन अपने शरीर से और अपने ब्रेन से वो कहीं ना कहीं पर पीछे छूटता चला जाता है। जैसा कि अभी आपने बोला कि 5वें और 7वें का बच्चा भी 5 दूना 10 नहीं बता पाता है, तो कहीं ना कहीं उसका मेंटल ग्रोथ भी अवरुद्ध होता है। उसमें हमारी स्थिति पहले से थोड़ी सुधरी है। NFHS के आंकड़े 45.3% है। CNN के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं। हमारा भी डाटा अभी फिर से कंपाइल हो रहा है। करेंट डाटा अभी नहीं है, लेकिन इस पोषण माह के बाद हम लोग उस पर फिर उसको कंपाइल करेंगे। तो अभी ये 36.2% पर पहुंचा है। ये एक आंकड़ा NFHS का जो है, लगभग 70% बच्चे एनेमिक हैं 6 से 59 माह के। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, NFHS का ही आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। 70% बच्चों के एनेमिक होने का मतलब समझ सकता है, कोई भी समझ सकता है कितनी भयावह। हाँ, बहुत भयावह। इसलिए कि खून से ही सारा पोषण जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और शरीर में खून ही नहीं तो पोषण कहाँ से होगा। हाँ। तानिश साहब, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जैसे कि ये जो एनीमिया वाला जो इशू है ये काफ़ी सीरियस है और इसमें जो फूड जो भोजन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा है भोजन की आदतें। तो एक चीज़ के ऊपर जिस पे हम ज़्यादा अपनी अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो ये है कि बच्चों को घर का खाना खिलाया जाए। बच्चों में एनीमिया का एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो जन्मजात जो ये कुपोषण है वो तो है ही, उसके अलावा आगे बढ़ के जो उनकी खाने पीने की आदतें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का चलन जो है वो अभी गांव तक हो गया है। अगर आप इंटीरियर में भी जाएं तो आपको चाट और ये चाउमीन, समोसा, ये बहुत सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। तो इसके ऊपर हमारा एक विशेष रूप से हम लोग करते हैं। पहली चीज़ ये है कि ये एनेमिक बनाता है, और ये उस चक्र को तोड़ नहीं पाता है। इसके अलावा तो हम इसमें 2 तरीके से काम सपोर्ट करते हैं। पहला यह है कि जो स्कूल के अंदर बच्चों को जो IFA टैबलेट दी जाती है और आंगनवाड़ी में,
एक तो हम उसको लगातार प्रमोट करते हैं और उसकी रिपोर्ट हम सरकार को भी करते हैं। यदि कहीं पर किसी स्कूल में किसी में इसके चक्र को थोड़ा सा डिसकंटिन्यूएशन होता है तो उस पर हम बात करते हैं। बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए बॉयज और गर्ल्स आईएफए की गोलियां आईएफए की गोलियां हैं। आईएफए गोलियों में बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। वो कंप्लेंट ये है कि कब्ज हो जाता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी करने लगता है, बहुत सारे कंप्लेंट, मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है आईएफए गोली में। तो एक हम आपसे जानना चाहते हैं, मैं आ रहा हूँ, आप हाँ ठीक है, उसमें बोलिए, आप खत्म करें, कंक्लूड कर रहे हैं। आपके पास आ करके गांव में पाइला लोग खाते हैं, डोका जिसको बोलते हैं या जो भी होता है। पाइला मतलब कि जो ऐसे चलता है, ये क्या नाम है, घोंगा। घोंगा तो उससे कैल्शियम की भी कमी होती है। बाकी सर मैंने मांसाहार का सबसे आसान, उससे तो हम सुने हैं कि आयरन बहुत है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम है, बहुत तरह की चीज़ है। तो हम ये कह रहे हैं कि वहाँ जो है, हमारे पास समय खत्म हो रहा है, इसलिए लास्ट हम आपको दे रहे हैं 1 मिनट के लिए, जो आपको कहना है बताइए। ये इसमें मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे जो भ्रांतियाँ, ये जो आयरन टैबलेट के बारे में बोल रहे हैं, ये एक भ्रांति है और कुछ नहीं है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन, मैं गया था खुद स्कूल्स में, लड़कियों से बात की हमने, क्यों नहीं लेती हो, तो उन्होंने बताया, जो बताया वो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं इस पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब नीला गोली जो है, ये हम लोग 10 साल से 18 साल की बच्चियों को देते हैं। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि वो गोली खाना नहीं चाहती हैं, तो मैंने उन लोगों को, आप एक चीज़ जानते होंगे कि लड़कियां या फीमेल बोले, सुंदरता के पीछे सारे चाहते हैं कि हम सुंदर दिखें। तो मैंने यही चीज़ को वहाँ अप्लाई किया। मैंने एक गांव में मैंने सारी बच्चियों को इकट्ठा किया और उनको ये कहा कि ये गोलियां आप जब अगर लेंगी हफ्ता में एक बार, तो आपका ये जो बाल देख रहे हैं, ये बाल सिल्की हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ये आंख में चमक आ जाएगी, गाल रेड रेड लगने लगेगा। और नेचुरली जानी हुई बात है कि आयरन अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो बाल उसका फर्क पड़ेगा। हाँ, बाल भी। और साफ सफाई के बारे में बताएं, डेली अगर एक बच्चा डेली नहाता है और जो बच्चा डेली नहीं नहाता, उसमें अंतर दिखाई देता है। तो साफ सफाई के बारे में आप संदेश दीजिए, अगर कुछ संदेश देना चाहती हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आयरन के गोली है, ये सिर्फ भ्रांति है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप आयरन बेझिझक खाइए। आपको मतलब कुछ दिन हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन हो, लेकिन सारी चीज आप अगर आप उसको यूज करते हैं, बाद में वो आप उसके आदी हो जाएंगे, तो आपको ये आयरन की गोली खाना ही चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगी। अंतिम सेंटेंस मैं बोलना चाहती हूँ अपने दर्शकों से कि आज की बेटी शिक्षित हो रही है, पढ़ी लिखी हो रही है। आज के घर घर में बेटे भी, महिला और पुरुष, बच्चे और बच्चियाँ शिक्षित हो रहे हैं। आप अपने शिक्षा को सार्थक करें। ये नहीं है, सामाजिक भ्रांति को दूर करने में हाथ बटाएं और अपने घर के बच्चे को, अपनी बच्चे को आने वाले समय में जब आप माता पिता बनेंगे तो उस बच्चे को कभी कुपोषण के चक्र में घुसने ना दें। एक बहन का ख्याल करें। माँ जब बने तो वो जब विवाहित होती है तो पति, उसके ससुर, उसके घर के हर पुरुष और महिला का दायित्व है कि उसके स्वास्थ्य का, उसके पोषण का ख्याल रखें। मातृत्व धारण करती है, बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे का जो पहला, जो माँ और बच्चे का 1000 दिन का कॉन्सेप्ट है, उसको बिल्कुल उसको अपनाएं, घर घर में इसको अपनाएं। बच्चे का, माँ का पहला खिरसा दूध, 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। 6 महीना पूरा होने के बाद ही अधिकतर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, रीड किया कि 6 महीना पूरा होता है, उसके बाद ही बच्चे कुपोषण के चक्र में घुस जाते हैं। सही बात है। उसका मुख्य कारण है कि उसकी ऊपरी आहार की शुरुआत 6 महीने के बाद ही करें, और लेकिन जरूर करें। और उसमें ये 3 चीज ख्याल रखें, कितना देना है, कितना मात्रा, कितनी बार और क्या भोजन देना है। ये 3 फॉर्मूला याद समय रखें। चूंकि हमारा खत्म हुआ, और इसलिए हम लोग कुपोषण के चक्र से निकले। आपके पास बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, आंवला उपलब्ध है, घोंगा उपलब्ध है, मछली उपलब्ध है। जो है आपके पास वो बहुत सारा कुछ आपका कैल्शियम आयरन की कमी को पूरा करेगा वैसे भी। लेकिन यह जरूरी है कि साफ सफाई मेंटेन किया जाए, नहीं तो डायरिया अगर होगा तो फिर बहुत मुश्किल में डाल देगा। जो चीजें बताई जा रही हैं उन चीजों को आपने सुना होगा। हमारे एक्सपर्ट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जोहार, नमस्कार। जोहार जोहार।